वक्तव्य में जरूर अच्छी तरह ये बताएंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर महेश शर्मा जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। वर्ष 2022-23 की नागर विमानन संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए आज मुझे मेरी सरकार ने मौका दिया है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मेरा सौभाग्य है कि पिछली सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में राज्य मंत्री नागर विमान मंत्रालय में रहने का मुझे मौका मिला। आज के इस युग में नागर विमानन क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो पर्यटन हो, चाहे विकास हो, चाहे औद्योगिक जगत हो, इन सब में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और हवाई यातायात कुछ क्षेत्रों तक, कुछ शहरों तक, प्रमुख शहरों तक ही सीमित रह गया। हमारी सरकार का हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि इस देश में रहने वाला आम आदमी भी नागरिक विमान मंत्रालय की सेवाओं से जुड़ सके और हवाई जहाज में उड़ सके। मैं भी एक छोटे से गांव से आता हूं। बच्चा था, मेरा गांव एयर कॉरिडोर में आता है। हम बच्चे जब एकत्रित होते थे तो ऊपर से जब हवाई जहाज उड़ते थे तो हम उसे चील गाड़ी कहते थे, और उस चील गाड़ी को देखते हुए ये मन में भाव आता था कि ना जाने इस जन्म में कभी हमारी किस्मत में शायद इस हवाई जहाज की आवाज सुनना और इसको हाथ हिलाकर बाय करना ही लिखा होगा, लेकिन इस हवाई जहाज में बैठने का सपना भी क्या कभी हमारा सपना पूरा हो पाएगा, ये मन के भाव होते थे। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच और उस संकल्प के कारण आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ सकता है और उड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी कल्पना थी हमारे प्रधानमंत्री जी की और एक सपना था जो साकार होता नजर आ रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी की सोच को और बधाई देता हूं 130 करोड़ देशवासियों को कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है, एक ऐसी सरकार देशवासियों ने बनाई है। महोदय, आजादी के 70 वर्षों में 2014 में हमारी सरकार बनी। 67 वर्ष बनाम 7 वर्ष, 67 वर्षों में मात्र 75 हवाई पट्टियां ऐसी थी जिन पर हवाई उड्डयन होता था, हवाई जहाज उतरते जाते थे। आज इन 7 वर्षों के समय में यह संख्या 130 हो गई है, यानी 73% का इजाफा हवाई पट्टियों में। ये एक कल्पना का विषय है, एक सोच का विषय है। मैं बधाई देता हूं हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि जिन्होंने इस दिशा में नए कदम उठाए। आज एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन हमारे मंत्री जी सिंधिया जी ने उस पर कंट्रोल लगाया और आज और बहुत बड़ा काम किया है हमारे सरकार ने इस विषय पर। आज जिस बात की चिंता भाई रवनीत जी कर रहे थे और पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जिस घटना ने हमारी पहचान बनाई है, 22,000 से भी ज्यादा भारतवासियों को, छात्र जिनमें बड़ी संख्या में थे, जब एक तरफ बम, गोले और मिसाइलें चल रही हों और उन बच्चों को, उन नागरिकों को वापस हमारे देश में लाने का जो काम हमारी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, जिसकी पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में सराहना हो रही है। और आज ये खाली एक जुमला नहीं रह गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये साकार होता नजर आ रहा है। ये वक्तव्य बहुत लोगों को चिंता थी। एक तरफ भारत अमेरिका जैसे देश के साथ क्वाड का सदस्य था, दूसरी तरफ रूस था, यूक्रेन जैसा देश था। हमने अपनी तटस्थ नीति का पालन करते हुए और अपने विदेश नीति के साथ साथ चलते हुए किन परिस्थितियों के अंदर
हमारी सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, और भी हमारी एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइस जेट और सभी एयरलाइंस ने भी इसमें सहयोग दिया। मैं बधाई देता हूं सदन के माध्यम से अपने उन लोगों को भी, उन एयरलाइंस को भी, जिन्होंने इस राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में ये एयरलाइंस खड़ी रही। हमारी देश की बेटियां, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है जब भारत की बेटी पायलट बनकर उस जहाज में गई और युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने उन भारतवासियों को निकाल कर लाई। एक विश्वास जाग उठता है देशवासियों में, 130 करोड़ देशवासियों में, कि कोई भी घटना हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ खड़ा है किसी भी संकट के समय में। पंक्तियां याद आती हैं कि अगर खुद पे हो विश्वास, खुद पे हो विश्वास और कर्म पर आस्था, काम पर आस्था हो, खुद पर हो विश्वास और कर्म पर आस्था, कितनी भी मुश्किलें आए निकल जरूर जाता है रास्ता, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह सोच और संकल्प का तरीका है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। देश के इस मिशन गंगा ने, मैं समझता हूं, हर भारतवासी के दिल में एक विश्वास जागृत कर दिया है कि अब देश में एक ऐसी सरकार है, किन्हीं भी परिस्थितियों में वो साथ खड़ी है। और आज कल ही मैं पंक्तियां पढ़ रहा था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने दाद दी है हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों की, कूटनीतियों की, विदेश नीतियों की, उनके संकल्प की, कि वो अपने देश के लोगों के लिए खड़े रहते हैं, काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। साथियों, सांसद बंधुओं, देशवासियों, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा देश पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। और जहां तक नागरिक विमान की यातायात की बात है, हम 10वें नंबर पर आते हैं। क्या कारण रहा? 67 वर्षों में, आजादी के 70 साल में आखिरकार ये विसंगति क्यों? क्या कारण रहा? 2016 में हमारी सरकार जब बनी, आजाद भारत में पहली बार सिविल एविएशन पॉलिसी बनी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि कैसे हमारे देश के नागर विमान यातायात को किस तरह से और बढ़ावा दिया जाए। इस बात के लिए एक पॉलिसी बनी। पहली सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई। मैं भी राज्य मंत्री होने के नाते मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला। बहुत सारे विषय थे, बायलैटरल राइट्स थे कि कितने जहाज हम दूसरे देशों में उड़ाएंगे, कितने जहाज वो हमारे देश में उड़ाएंगे। इनकी कोई नीति नहीं थी। अपनी मर्जी से जिसका जहां मन करे, जहां को कोई आर्थिक लाभ होता हो, ये बायलैटरल राइट्स पर रिश्वतखोरी होती थी। हमारी सरकार ने उसको खत्म किया। और अभी बात कर रहे थे भाई रवनीत जी ही कि टूरिज्म का बहुत बड़ा हब हमारा देश है। भारत के पास सब कुछ है, मौसम है, धूप है, बारिश है, बर्फ है, ऐतिहासिक स्थल हैं, संस्कृति है, आध्यात्म है, योगा है। 6.8% हमारी जीडीपी का हिस्सा पर्यटन से आता है। और उस पर्यटन को देने के लिए रोड के लिए अभी हमारे मंत्री गडकरी जी ने जो विषय रखा कि किस तरह से उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया है। 4 धाम की यात्रा हो, चाहे वो अयोध्या का वनगमन, राम वनगमन पार्थ हो, चाहे वो बुद्धा सर्किट हो, चाहे वो जैन सर्किट हो, उसके माध्यम से रोड का, सड़कों का एक जाल पूरे देश में बसा है। और तो और उन्होंने 23 राज्य मार्गों पर हवाई जहाज उतारने की सुविधा भी दे डाली। कितनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी बात है। आज हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा, इस दिशा में हमें आगे काम करना होगा। पर्यटन हमारे देश का आर्थिक स्तंभ है और बन सकता है और बढ़ सकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डावोस, स्विट्जरलैंड की संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हम लोग 2014 में 65वें स्थान पर थे। 2015 में 25 स्थान ऊपर आकर हम
40वें स्थान पर हो गए और अब हम 34वें स्थान पर हैं। उस पर्यटन की दृष्टि से अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हवाई यातायात को नई पहचान देनी होगी, नई दिशा देनी होगी, और उसके साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट भी अगर बढ़ेगा, खासतौर पर स्पिरिचुअल टूरिज्म। आज विश्व में सबसे अधिक, अगर हम बात करें वेटिकन सिटी की बात करें, जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट धार्मिक पर्यटन के लिए जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं, और उस धार्मिक पर्यटन में नई कल्पना की सोच, भगवान राम का दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर बनाने की कल्पना शायद हमारी पीढ़ी के लोगों ने कही नहीं थी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच थी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कल्पना थी, उनकी काम करने का तरीका था कि आज भव्य राज मंदिर का सपना पूरा होता जा रहा है। और उससे पहले कि भव्य राम मंदिर बने, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अयोध्या के अंदर बनेगा। आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल देश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। माननीय सभापति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, उस सपने के तहत हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति 1 घंटे की उड़ान के लिए मात्र 2500 रुपए में, मात्र 2500 रुपए में वो हवाई यात्रा कर सकता है, जो शायद फर्स्ट क्लास की रेलवे की टिकट से भी किराया कम है। ये बहुत बड़ी सोच थी, ये बहुत बड़ी बात थी कि देश का आम आदमी उड़े। उड़ान जिस योजना का नाम दिया गया, उस योजना में 65 हवाई अड्डे अभी तक जुड़ चुके हैं और 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रोम भी गुजरात में हैं, जिनमें हवाई जहाज पानी पे उतरेंगे। ये बहुत बड़ी हमारी प्रगति है और इसमें सोच है कि 2024 तक हम इन हवाई अड्डों की संख्या 65 से बढ़ाकर 100 करने जा रहे हैं। ये भी हमारी कल्पना है। 403 रूटों पर ये उड़ान की हमारी 2500 रुपए वाली गरीब के लिए जो योजना है, आम आदमी के लिए जो योजना है, ये लागू हो चुकी है। 1,70,298 उड़ानें इन रूटों पर उड़ान भर चुकी हैं और लगभग 87,80,000 यात्रियों ने हवाई यात्रा इस उड़ान के माध्यम से की है। इस योजना के अंतर्गत उन शहरों को जोड़ा गया है जहां अब तक उड़ान की सुविधा नहीं होती थी। ये एक बहुत बड़ी कल्पना है। हमारी सरकार द्वारा एयर इंडिया के निवेश का जो शुरुआत की गई है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी पिछली सरकारों की नीतियों के कारण आज ये स्थिति पैदा हुई। 1953 में उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने जिस तरह राष्ट्रीयकरण किया गया था, टाटा समूह से वह एयर इंडिया ली गई थी। आज पूरी पारदर्शी तरीके से आज उसी टाटा सन्स को ये एयर इंडिया वापस की गई है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, और मजबूर हो गए थे हम ऐसा करने के लिए। स्थितियां ऐसी हो चुकी थी। 111 हवाई जहाज उस वक्त की सरकारों ने ऑर्डर दिए थे खरीदने के लिए, जिसमें से 68 हवाई जहाज खरीद लिए गए थे। 50,000 करोड़ का कर्ज एयर इंडिया पर हो चुका था और अब यह कर्ज मार्च 2021 तक बढ़कर 77,900 करोड़ रुपए का हो चुका है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, सरकार का काम सेवा करना है, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम कमाई करना नहीं है। सरकार ने अपनी उसी नीति के तहत आज एयर इंडिया को वापस किया है, उसी टाटा सन्स के माध्यम से। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी सोच थी सरकार ने जो कदम उठाए हैं। माननीय सभापति जी, आज भ्रष्टाचार की जिसकी बात भाई रवनीत जी कर रहे थे, अभी हमारी 2 संस्थाएं हैं, डीजीसीए। मैं बताना चाहता हूं डीजीसीए अब पूर्णतः ऑनलाइन है। कोई भी परमिशन, जो पायलटों की जो स्थिति उन्होंने बताई है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। वैसे चाहूंगा कि मंत्री जी इसका जवाब दें इस विषय का, लेकिन डीजीसीए इस वक्त पूर्ण तरह ऑनलाइन है। वहां की सभी सुविधाएं लगभग ऑनलाइन हैं। जिन पायलटों की वो बात कर रहे हैं, पायलटों की कमी थी इस देश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और पायलट प्राइवेट कंपनियों में कंपटीशन होने के कारण हर महीने छोड़ छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले जाते थे। कोई भी संस्था के लिए संभव नहीं था। पायलट किसी सब्जी मंडी में नहीं मिलते, किसी बाजार में नहीं मिलते। पायलट दूसरा हवाई जहाज को चलने के कराने के लिए
कोई एक निश्चित अवधि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी समय था, एक ऐसा समय सभी सेवाओं में रखा जाता है। इस सेवा को समझते हुए व्यवस्था रखी गई थी। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था हाइट क्लियरेंस। एयरपोर्ट पर हाइट क्लियरेंस देने के लिए एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ थी वो बिल्डिंग हाइट। जहां जहां एयरपोर्ट थे, बड़े शहरों में जहां हवाई जहाज उड़ते थे, एक भ्रष्टाचार की माफिया बन चुका था। हमारी सरकार ने जब प्रधानमंत्री जी को यह पता चला तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसको ऑनलाइन करिए, और ऑनलाइन करने के साथ साथ अब बिल्डिंग का मालिक बिल्डर अपने आप अपने डाटा वहां पर फीड कर कर अपनी बिल्डिंग की हाइट निर्धारित करता है। सरकार का और अधिकारियों का रोल इसमें से खत्म हो चुका है। यह हमारी सरकार की नीति है कि पारदर्शिता से हम किस तरह से इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे ध्यान है जब 2014 में हमारी सरकार बनी और मैं स्वयं राज्य मंत्री के रूप में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में गया, मुझे ज्ञात हुआ, फाइलें जब खोली तो हमारी एक संस्था है इकाव, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने वार्निंग दे रखी थी भारत सरकार को कि दिल्ली का हवाई अड्डा 2023 तक अपनी पूर्ण सैचुरेशन पर आ चुका होगा, इसके तैयारियां पहले से की जाए। आज हम देखते हैं जब जब दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग का समय आता है, लैंडिंग नहीं मिलती, आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे हवाई जहाज ऊपर ही मंडराता रहता है। लाखों लीटर एयर टर्बाइन फ्यूल का नुकसान होता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, प्रदूषण होता है, समय की बर्बादी होती है। उसके लिए उस फाइल को दबाकर रख दिया गया। जब हमने इस फाइल को निकलवाया प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, तो उस वक्त की सरकारें, जो पिछली सरकारों की मानसिकता के अधिकारी थे, जब हमने उनसे यह सवाल पूछा कि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से ऊपर है, एनसीआर की मेरठ से लेकर गुड़गांव से लेकर इधर मथुरा तक लेकर जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है। आज न्यूयॉर्क जैसे देश जिसकी जनसंख्या मात्र 80 लाख है, 3 हवाई अड्डे हैं। वाशिंगटन डीसी की जनसंख्या मात्र कुछ 10 लाखों के अंदर है, उसमें भी 3 हवाई अड्डे हैं। आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक ही हवाई अड्डा क्यों है, और क्या उसके आगे के लिए हमने कोई व्यवस्था करी है? एक हवाई अड्डा एक दिन में नहीं बन जाता जी। हवाई अड्डा बनने के लिए 8 से 10 साल का समय लगता है। क्या उसकी कोई सोच बनी, कोई योजना बनी? अधिकारी बोले साहब दिल्ली के पास तो इतनी जगह ही नहीं है। हमने कहा दिल्ली के पास नहीं तो दिल्ली से बाहर जाएंगे। जेवर का आया, भिवाड़ी का आया, रोहतक का प्रस्ताव आया, और कई जगह के प्रस्ताव आए कि एनसीआर क्षेत्र में एक हवाई अड्डा बनना चाहिए, वरना दिल्ली के हवाई अड्डे की जो आज स्थिति है, कायदे से आज हमारे पास एक हवाई अड्डा तैयार होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि तुरंत इस काम को किया जाए, इसकी गति बढ़ाई जाए। उस वक्त प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और प्रदेश की सरकारों के साथ एक ही विषय था कि भूमि अधिग्रहण का काम प्रदेश की सरकारें करती हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस हवाई अड्डे को तो हम आगरा ले जाना चाहेंगे। हमने कहा आगरा ले जाना चाहोगे, लेकिन हवाई अड्डा तो एनसीआर को चाहिए, दिल्ली को चाहिए। आगरा का हवाई अड्डा दिल्ली के इस हवाई अड्डे की कमी को पूरी नहीं कर पाएगा। अधिकारी उस पुरानी मानसिकता के थे। अधिकारियों ने अड़चने लगाना शुरू किया, अड़चने दिखाना शुरू किया कि साहब 150 किलोमीटर के अंदर दूसरा हवाई अड्डा नहीं बन सकता। यहां से जेवर हवाई अड्डा मात्र 70 किलोमीटर दूर है, नहीं बन सकता। हमने कहा दिखाइए कौन सा कानून है। हमारी सरकार ने उसमें जांच कराई और ये पाया कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जरूरत के अनुसार बन सकता है, और वो हवाई अड्डा आज जेवर हवाई अड्डा आज हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में बनने जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जीत है। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, विश्व के 5 बड़े हवाई अड्डों में जिसका नाम शामिल हो, दिल्ली के हवाई अड्डे से लगभग 2.5 गुना बड़ा होगा, बंबई के हवाई अड्डे से हवाई अड्डा लगभग 3.5 गुना बड़ा होगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं, मांग करता हूं। उनकी कार्य करने की शैली बहुत तेज है। वो एक युवा मंत्री हैं और कर्मशील मंत्री हैं। रात 10-10, 11-11 बजे तक मंत्रालय में बैठकर काम करते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली की इस स्थिति को देखते हुए, जहां ट्रैफिक
कि इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि लैंडिंग के लिए आधा एक एक घंटे हवाई जहाज आकाश में उड़ते रहते हैं, लोगों की फ्लाइटें मिस हो जाती हैं जाते वक्त। इस हवाई अड्डे को, जेवर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की देश का एक गौरवशाली हवाई अड्डा बनेगा, इसको दिसंबर 2023 तक कम से कम एक, हो सके तो 2 हवाई पट्टी इसकी चालू की जाए। हालांकि ये देश का सबसे बड़ा 6 हवाई पट्टी का हवाई अड्डा बनने जा रहा है, लेकिन कम से कम 1 हवाई से 2 हवाई पट्टी दिसंबर 2023 तक। माननीय मंत्री जी, इसे जरूर आप चालू कराएं, जो जरूरतें हमारी पूरी होंगी। दिल्ली हवाई अड्डा और साथ के अंदर जेवर हवाई अड्डे के बीच में जिस मोनो रेल का प्रस्ताव है, उस पर भी तेजी से कार्य किया जाए। तो माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं बहुत बड़ी जरूरत हमारी पूरी होगी, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। और यह हवाई अड्डा उद्योग के क्षेत्र में, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा एक औद्योगिक नगरी है। उस औद्योगिक नगरी के कारण विदेशी कंपनियों ने, हमारी सरकार, योगी जी की सरकार ने जो कानून व्यवस्था में जो बदलाव लाए हैं उत्तर प्रदेश में, जो एक सुशासन लाया है, गुंडा माफियाओं का राज जो उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ है, उसके कारण विदेशी निवेश बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उत्तर प्रदेश में आ रहा है, और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में आ रहा है। इसका श्रेय अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक ऐसा सुशासन देने का संकल्प, जहां गुंडे माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, जहां माताओं बहनों की सुरक्षा का पक्का विश्वास उन्होंने दिया, सिर्फ दिलाया नहीं है, करके दिखाया है। अब प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और औद्योगिक निवेश वहां पर होता है। मुझे ध्यान है पिछले 15 वर्षों के अंदर 14 वर्षों के अंदर एक भी विदेशी कंपनियों ने अपना निवेश नहीं किया। इस हवाई अड्डे के कारण और कानून व्यवस्था के कारण अब बड़ी विदेशी कंपनियां वहां निवेश कर रही हैं। माननीय मंत्री जी, तो ये मैं दोनों विषय आपके सामने आपके माध्यम से मैं रखना चाह रहा हूं कि एक कम से कम हवाई पट्टी और दूसरा दिल्ली और इस हवाई अड्डे के बीच में जो एक मोनो रेल का प्रस्ताव है, उस पर तेजी से काम हो। अभी विषय उठा, ये बात सच है, ये बात सच है कि इस देश में करीबन 12-13 हजार करोड़ रुपए का एमआरओ का बिजनेस है और इसका अधिकतम हिस्सा विदेशों में जाता है। आखिरकार क्यों? किन नीतियों के कारण? आज हमारी सरकार ने उस एमआरओ की जिसकी बात करी है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग, आज हवाई जहाजों की मरम्मत की जो बात करी है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जाता था। आज इस जेवर हवाई अड्डे की बात चली है, ये 5000 हेक्टेयर में बनने वाला, और पहले चरण में यहाँ कार्गो भी होगा, एमआरओ भी होगा और नागरिक उड्डयन की सुविधा भी इसी हवाई अड्डे से होंगी। और मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ी आमदनी का साधन भी बनेगा और साथ साथ वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, कि वहां लगने वाली सभी फैक्ट्रियों में 40% लोकल बच्चों को वहां पर नौकरियां मिलेंगी। यह भी एक बहुत बड़ा विषय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में हुआ है। साथियों, हेलीकॉप्टर को भी हम किस तरह इस्तेमाल करें, हेलीकॉप्टर की सेवाओं का भी किस तरह इस्तेमाल करें, हेलीपोर्ट के माध्यम से भी हमारी सरकार ने यह काम किया है। ड्यूटी फ्री शॉप्स का में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, फिक्स किराए पर शॉप्स दी जाती थी। आज उन ड्यूटी फ्री शॉप्स को हमारी सरकार के आने के बाद, मोदी जी की सरकार के आने के बाद 5-5 वर्षों तक उन ड्यूटी फ्री शॉपों को खाली एक्सटेंशन दी जाती थी, उनका टेंडर नहीं निकाला जाता था, बिडिंग नहीं होती थी। आज हमारी सरकार ने पारदर्शिता से उनमें शेयर जो भी सेल होगी उसका लगभग 30-35% तक शेयर भी भारत सरकार को मिलता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिलता है, जिससे उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में भारत में शेड्यूल्ड एयरलाइंस में 395 हवाई जहाज थे। आज 7 वर्षों के अंदर 2021 में ये विमानों की संख्या बढ़कर 716 हो गई है, यानी 83% की वृद्धि हुई है। ये हमारी सरकार की सोच है, ये हमारी सरकार की कल्पना है। माननीय सभापति जी, हमारे 2022-23 के बजट में नागर विमानन मंत्रालय का अनुमान रुपए 10,667 करोड़ रुपए का था, जिसमें राजस्व संबंधित व्यय 10,590 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले वर्ष की अनुमानित राजस्व संबंधित व्यय 3,184 करोड़ से
अगर हम देखें तो लगभग 232% अधिक है और वहीं पूंजीगत व्यय में भी 76.46 करोड़, जो कि पिछले अनुमानित 40 करोड़ से लगभग 89% अधिक है। महोदय, इस बजट में भारत सरकार ने 150 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि वह भी भारत के मूल से जुड़े एक होलोंगी के में एक हवाई अड्डे की जो योजना है, उसका भी बजट 150 करोड़ रुपए इस बजट में रखा है। हमारी सरकार नागर विमान मंत्रालय और नागर विमान मंत्रालय के माध्यम से नागरिक उड्डयन के लिए किस तरह से, उद्योगों के लिए किस तरह से, पर्यटन के लिए किस तरह से हम अपनी सुविधा का उपयोग करें, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और मैं समझता हूं हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं आज इस विषय पर धन्यवाद देता हूं मेरी पार्टी का, मेरी सरकार का, जो मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।